हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की न्यू बुक कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए आपका है अध्याय एक में दिया है भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, संघवाद से आशय है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देश में एक से अधिक संघों के होने से। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। चौथे में है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी नंबर, प्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपको उत्तर में लगाना है डी नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समृद्धि। तो यहाँ पे आपको लिखना है समवृद्धि सूचना में समाहित है। दूसरा है, हमारे देश में सरकार। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 स्तर पर कार्य करती है। तीसरे में है राष्ट्रीय। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भरना है। राष्ट्रीय महत्व के मामले पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। चौथे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। पाँचवें में है, संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है न्याय की स्थापना, दूसरा में है आदर्शों को समूहबद्ध करना, और तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसके बाद आता है आपका 8वां में है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको उत्तर में लिखना है, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसीलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में, संघवाद से क्या तात्पर्य। तो आपको उत्तर में लिखना है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और ऐसे स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। 12 में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सरकार ने तीनों अंगों के नाम लिखे। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। 14 में भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निसंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया। तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसके बाद आता है आपका 16 में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में है हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला प्रश्न आता है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय राज ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दूसरे में है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहला है आपका कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरे में है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। और तीसरे में है राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों से हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। पाँचवें में है फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। उत्तर है फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रूस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अध्याय 3 में है संसद तथा कानूनों का निर्माण। पहला प्रश्न आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में फ़ायदा हुआ। तो आपको जो है सही उत्तर लगाना है। ए नंबर मतपत्र के कागज़ की बचत हुई।
इसके बाद आता है आपका दूसरा में है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 245, आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए, तो आपको उत्तर में लगाना है ए नंबर 12। चौथे में है भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो आपको लगाना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु आपको यहाँ पे भरना है 18 वर्ष निर्धारित है। दूसरा में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 होती है। तीसरे में है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथे में है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आपको ये भरना है। पाँचवें में है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है, तो आपको इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? उत्तर में लिखना है हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 7 में है संसद किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां में है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 में है संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है, तो आपको उत्तर में लिखना है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 12 में है नए कानून किस तरह बनाते हैं, तो आपको लिखना है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है, तो आपको उत्तर में लिखना है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा है अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथे में लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 14 में विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। पहला है विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दूसरा में विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है जबकि कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 15 में है
ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो चलिए यहाँ पे अध्याय 4 का न्यायपालिका का हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर आपका निर्वाचन आयोग। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा कर देना, सी नंबर न्यायपालिका। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो आंसर है बी नंबर हो जाएगा, ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया है, भारत में नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधानसभा। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे लगाना है सी नंबर न्यायपालिका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवा दिया है, FIR किससे संबंधित है? क्या आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या फिर आपका देखिए थाना, पुलिस थाना। तो आंसर आपको देखिए डी नंबर पुलिस थाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपको जो इसमें दिया गया है ए नंबर में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है, आंसर याद कर लेना है आपको, 34 आपके यहाँ पे कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या होती है। इसके बाद केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को कौन हल करता है? तो उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है न्यायिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को डैश डैश कहा जाता है? तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें डी नंबर में दिया है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्या आपका यहाँ पे इंदौर है, ग्वालियर या फिर भोपाल या फिर जबलपुर? तो देखिए आपको जो आंसर है यहाँ पे ना, आपको जबलपुर लगाना है। अगला देखिए ई नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें आपको आंसर लिखना है। अब चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपका 7वां आता है, न्यायपालिका किन किन विवादों का निपटारा करती है? तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारें और केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8वां पर, न्यायिक समीक्षा को आपको समझाना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है और संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 9 नंबर पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाओं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं और अदालतें सरकारों के अधीन नहीं होती है, ना ही वे सरकार की ओर से कोई काम करती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 11वां नंबर, यहाँ पे लिखा है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? तो हमारे देश की देखिए सबसे आपकी जो बड़ी अदालत कहलाती है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका आपका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन देखिए 12वां दिया गया है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंटी शहरों में की गई थी? तो देखिए आपका जो उच्च न्यायालय सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में और मद्रास यानी वर्तमान में आपका चेन्नई इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके जो हैं प्रेसिडेंसी शहर कहलाते थे, जो आपके यहाँ पे ब्रिटिश शासन में बनाए गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन 13वां क्या लिखा है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या समझते हैं? उत्तर लिख दीजिए, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों के आपके लिए मान्य होते हैं। तो जो आपका जो ऊपर से आएगा वो सभी नीचे के लिए ऑलरेडी आपका वहाँ पे मान किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 14वां नंबर आता है, इसमें क्या दिया गया देखिए,
फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपका ये पहला पॉइंट दिया है, आप इसे पूरा अच्छे से लिखिए, और आपका ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। मैं इसे पढ़कर नहीं बताता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां दिया गया है, निम्नलिखित में वर्गीकृत की जाने वाली तालिका को आपको बनाना है। देखिए मारपीट, जमीन क्रय विक्रय, ये सभी आपको दिए गए हैं। अब इनमें आपको बताना है कौन सा दीवानी मामले हैं और कौन सा आपका फौजदारी मामले हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे दीवानी मामले में हो जाएगा क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, ज़मीन का बंटवारा और आपका संपत्ति के मामले, ठीक है। आपके 5 जो है दीवानी मामले। और फौजदारी में क्या आएगा, जैसे आपका मारपीट हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, हत्या और आपका चोरी, इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिकार किसे है और कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो देखिए पूरा आंसर आपको जो है इसे लिखना है, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो दायर किया जाता है जनहित याचिका, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, ये 2 ही जगह जहाँ पे है आप यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन 17 आता है, क्या एक अधिक राज्यों पर एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हाँ, एक से अधिक राज्यों के बीच में आपका एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे चंडीगढ़ जो आपका पंजाब की राजधानी भी है और कहाँ का है, हरियाणा का भी है, तो इन दोनों के बीच में एक उच्च न्यायालय है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गए, नागालैंड हो गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के आपके एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आपका 17वां हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये अध्याय जो 4 है ना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका जो अध्याय आता है, देखिए यहाँ पर आता है अध्याय आपका 5 नंबर, हाशियाकरण की समझ। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर अध्याय 5 का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो क्या आपका 8% है, 2% या फिर 18 या फिर 22? तो आपको उत्तर में लिखना है आपको 8% हमारे जो है पूरे भारत में आदिवासियों ने आपके ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल आपकी जो जनजातियाँ हैं इनकी है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 लिखा है, आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उत्तर में आपको देखिए संथाली लिखना है, और ये आपका पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड में पाई जाती है। तीसरा देखिए, उड़ीसा के डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत कौन सा है? तो आपको आंसर देखिए आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायगिरी पर्वत, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। आदिवासी अपने पुरखों, गाँव और किसकी उपासना करते हैं? तो आपका प्रकृति पर। बी नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 101 है वर्तमान में। वन्य जीव संरक्षण के रूप में भारत सरकार द्वारा अभ्यारण्य और क्या स्थापित किए गए हैं? तो आपका राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको यहाँ पे आंसर याद करना है, 74 आपकी जो है यहाँ पे % आपकी साक्षरता दर है, यानी 74% जो लोग हैं ना हमारे भारत में यहाँ पे साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद देखिए, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने की वजह से आदिवासियों को पलायन कहाँ होता है? तो देखिए जब वो क्या करते हैं, परंपरागत चीज़ें जब उससे नष्ट होती हैं तो शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी भागते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 आता है, आदिवासी शब्द का आशय क्या है? तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए इसका मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जो आपके सर्वाधिक जनजाति वाले हैं ना, यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका उड़ीसा आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश आपके, और इसके जैसे आपके बहुत सारे आपके राज्य हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जो आपके घरों पर होते हों। तो देखिए कीमती इमारतें, लकड़ी, सोने चांदी, अयस्क और आपका पशु उत्पाद, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आप शहद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, आदिवासी लड़की सोमा क्या कहती है कि आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो आपको देखिए इसमें लिखना है, आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे हैं? तो आपको देखिए पूरा आंसर यहाँ पे आपको ये लिख देना है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए कि अपने एड ग्रेड बुक पर, ठीक है। क्वेश्चन 10वां देखिए, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें देखिए, आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित रह गए हैं और अपने परंपरागत निवास स्थानों को छीनने जाने की वजह से सारे आदिवासी काम की तलाश में शहर की ओर रुख कर रहे हैं। क्वेश्चन के देखिए 11वां, क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले 50% अधिक आदिवासी समुदाय हैं? तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देखिए, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है
कहाँ, आपका आदिवासी इलाकों पर, और इनके ज़मीनों में खनन हो रहा है और विशाल औद्योगिक परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो इससे क्या होते हैं, देखिए वो विस्थापित होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12वां, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई यानी आपके रंगने के आपके उपयोग में की जाती है। और अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान और संपदा जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका जो है 30 नंबर का आता है, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों होती है। तो अल्पसंख्यक शब्द का आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। अल्प मतलब कम होता है और संख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत थोड़ा हो। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्या लिखा है, वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना सुझाव दीजिए। तो पहला देखिए, नियंत्रित वनों कटाई, आपको वनों कटाई नहीं करनी है और वनों को आग लगाने से आपको बचाव करना है। ठीक है। तो आपको ये इनका आंसर लिखिए। और इसके अलावा देखिए तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करना है आपको। ठीक है। आपको कार्यक्रम चलाना है जिससे वृक्ष की संख्या बढ़ सके और इसके अलावा संसाधनों का उचित उपयोग करना है और टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा करना है। वनों के लिए अधिक चराई से आपको बचाना है और वन संरक्षण के लिए सख्त कानून आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो है इतने ही क्वेश्चन आपके हैं, 14 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने इसका भी पूरा आंसर देख दिया है। अगर वीडियो पर पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक विषय का एड ग्रेड का आंसर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।